आपको बहुत मजा आएगा करने में। आज का हमारा टॉपिक है डियर ऑल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोले तो अपनी शुद्ध वाली भाषा में अनसीन पैसेज है हमारे आज का टॉपिक। और आज मैं आपको ऐसा अनसीन पैसेज पढ़ाऊंगी कि बेटा मतलब मजे आ जाएंगे, मतलब लिटरली सवाल गलत होगा ही नहीं आपका, ठीक है, राइट। अच्छा, वेरी गुड कार्तिक, बहुत बढ़िया। नहीं, आज भी आज तो वोकैब का टेस्ट है, आज हमारे कॉम्प्रिहेंशन में वोकैब है, तो वोकैब का टेस्ट है, लास्ट में वोकैब याद करेंगे, ठीक है, राइट। अब फ्लो टूट जाएगा यार, टॉपिक का इसलिए नहीं किया है, ठीक है। एक्चुअली हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। सबसे पहले ये बताओ, जेन्युइनली कितने बच्चों को रीडिंग करना अच्छा लगता है? हाउ मेनी ऑफ यू लाइक्स रीडिंग? रीडिंग करना कुछ भी, लाइक बुक्स रीड करना, नॉवेल्स रीड करना या आर्टिकल्स रीड करना, कितने लोगों को पसंद है? कितने लोगों को पसंद है रीडिंग करना? हाँ, हिंदी इंग्लिश कोई भी बता दो, ठीक है। आप में से जितने लोगों को रीडिंग करना पसंद है ना, उनके लिए 3 टॉपिक्स बहुत आसान है। पहला है अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा है अपना क्लोज टेस्ट और तीसरा है अपना पैराजंबल। मैं आपको बता दूं, ये आएगा बेटा 4 नंबर का, ये आएगा बच्चों 10 नंबर का आपके प्री में, आपके प्री पेपर में। ये 14 मार्क्स की आउट ऑफ 50 बस रीडिंग पोर्शन है। अगर आपको पसंद नहीं है तो इसे अपनी पसंद बना लीजिए, क्योंकि जो काम जरूरी है उसे पसंद तो बनाना ही पड़ेगा ना। अब स्कूल में मन नहीं करता था यूनिफॉर्म पहन के जाएं, ऊपर से आईडी कार्ड भी लगा के जाएं, बट जरूरी होता था ना, क्योंकि आवश्यक है, मैंडेटरी है, सब कर रहे हैं तो हमें काम करना ही पड़ेगा। तो रीडिंग करना बेटा बहुत जरूरी है। अगर हम अच्छा, रीडिंग के क्या क्या फायदे होते हैं? देखो, रीडिंग से क्या पता चलता है? सबसे पहले हम लोगों को ना बेटा ऑब्जर्व करना आ जाता है। रीडिंग करने से क्या होता है? हम लोगों को ऑब्जर्व करना आता है। ऑब्जर्व करना क्या होता है कि भाई सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, हमें ये पता चलता है सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर होंगे। उसके अलावा हमें कुछ हार्ड वर्ड्स भी मिलते हैं, जिन वर्ड्स को हम याद करते हैं, जैसे हमारी वोकैब पावर स्ट्रांग हो जाती है, तो उससे हम लोगों की वोकैब स्ट्रांग होती है ना। इसके अलावा सेंटेंस मेकिंग में भी हमें हेल्प मिलती है, क्योंकि जब हम जो चीज बार बार देखेंगे उसे तो फिर हम जान ही जाएंगे, तो हमें सेंटेंस मेकिंग में भी बहुत सहूलियत मिलती है। और तीसरी बात, हम एक फास्ट रीडर बन जाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है आपके पेपर के लिए, जहां पर आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 11 से 12 मिनट में एग्जाम में, ठीक है, राइट। तो ये करना, अभी कोई नई तो नहीं आई, अभिषेक आज तो एनटीपीसी वाली आ रही है शायद। हाँ जी, तो कोई बात नहीं, छोटे से स्टार्ट करो। अगर मुश्किल इंग्लिश नहीं समझ में आती है तो बेटा जी स्टोरीज से शुरू करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले स्टोरीज पढ़ो, फिर आर्टिकल्स पे आना और फिर बड़े बड़े पैसेजेस पे आना, ठीक है। तो ऐसे शुरू करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आज है श्वेता, मुझे लग रहा है विद इन अ मंथ आ जाना चाहिए यार। अच्छा कोमल, ओके, ठीक है। अच्छा जी, चलिए आ जाइए, बात करते हैं आगे, है ना। रेडी हैं सभी लोग? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए सभी बस रीडिंग के फायदे बताएं, आ जाओ। इन सबके बाद ना बेटा आप लोगों का ना लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर आप लोग ना द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर्स को समझने लगोगे। और बेटा उस पेपर के अंदर ना एक पेज होता है एडिटोरियल, ये जो हमारा पेज है ना, बस अगर आपको ये समझ में आ जाए तो बेटा आप पेपर के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप पेपर को फोड़ने के लिए, इंग्लिश को तैयार करने के लिए, आप इंग्लिश को करने के लिए आप पेपर में बहुत अच्छे से तैयार हैं, ठीक है। नहीं नहीं, और क्लासेस की जरूरत नहीं है अभिषेक, लेकिन जैसे जब अभी एग्जाम आएगा तो उसके पहले ना प्रैक्टिस बैच आते हैं, बस उसे ज्वाइन करना, ठीक है। और बैच में जुड़े रहने का एक फायदा भाई ये भी होता है कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है ना, जब तक एग्जाम नहीं तब तक कंटिन्यूटी कैसे बनाएं। तो इसके लिए भी बच्चे क्या करते हैं, बैच में जुड़ जाते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे भी क्लासेस कर सकते हो, वो प्रैक्टिस क्लासेस होती हैं, उनसे भी आप जुड़े रह सकते हो, ठीक है, राइट। चलिए जी, तो शुरू किया जाए अपने टॉपिक को। ये हुआ इस टॉपिक का बेसिक्स, है ना। आ जाइए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मतलब क्या है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी टू रीड द टेक्स्ट, प्रोसेस इट एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग। किसी भी दिए गए टेक्स्ट को, भाषा को, पैसेज को पढ़ना, प्रोसेस करना और उसके मीनिंग को समझना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है। इस सेक्शन को पेपर में देना क्यों, इस सेक्शन को क्यों पेपर में दिया जाता है? किसी भी व्यक्ति की टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन को समझने के लिए, ठीक है, राइट एवरीबॉडी। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या अनसीन पैसेज का नाम क्यों दिया जाता है ना। अनसीन पैसेज से क्यों बोलते हैं? तो बेटा अनसीन का मतलब जिसे आपने देखा नहीं है, और पैसेज का मतलब आपका पैसेज, है ना, राइट। तो अनसीन पैसेज जो हमारा है ये आपने पहले कभी देखा नहीं है। जब हमारे 10th 12th में हमें मिलता था तो वो हमारे सिलेबस में से नहीं होता था, है ना, वो हमेशा हमारे सिलेबस से आउट होता था, राइट एवरीबॉडी, वो हमेशा हमारे सिलेबस से आउट होता था, उसे आप पढ़ते थे। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कैसे सॉल्व करते हो अनसीन पैसेज को? आप लोगों को क्या लगता है कौन सा सही तरीका है, पहले पैसेज पढ़ना कि पहले सवाल पढ़ना? कौन सा सबसे सही तरीका है? अभिषेक, इट वाज द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट। पहले रीड करते हो, पहले पैसेज पढ़ते हो, पहले क्वेश्चन। अच्छा सब लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, पहले पैसेज पहले क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन। मेरे ख्याल से तो यार मैंने तो पहले क्वेश्चन वाला तरीका मुझे ज्यादा समझ में आता है। चलो ठीक है, आ जाइए आ जाइए, चलिए। अब हम चैट को प्राइवेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप थोड़ी देर हम चाहते हैं कि आप सब लोग ध्यान से यहाँ पर मेरी बात को सुने, है ना। देखिए, सबसे पहला काम बेटा हमारा क्या है कि हम पैसेज को केयरफुली रीड करें। बट ये कब होता है? ये तब होता है जब हमारा पैसेज स्मॉल होता है। जब हमारा पैसेज स्मॉल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे बेटा सबसे पहले हम लोग पैसेज को केयरफुली रीड करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारा पैसेज बड़ा होता है तो अब पैसेज को पढ़ने का उतना फायदा नहीं होता है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हम लोग जाते हैं पहले सवालों पे। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं भाई सवालों पे। तो बेटा दो तरीके की अप्रोचेस है, पहली पैसेज फर्स्ट देन द क्वेश्चंस, छोटे पैसेजेस के लिए, स्टोरीज के लिए, या फिर छोटे छोटे इंसिडेंट्स के लिए। दूसरी अप्रोच क्या होती है बेटा, पहले क्वेश्चन एंड देन पैसेज। ये कब? जब आपके पास पैराग्राफ्स बड़े हैं, जब वो कहानी बेस्ड नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, क्योंकि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में स्टोर नहीं कर सकते एक साथ,
इसलिए वहां पर हम पहले सवाल पढ़ते हैं और फिर हम पैसेज पर आते हैं। ठीक है, अब इन सवालों को पढ़ के हमें क्या मिल जाएगा, क्या उखाड़ लेंगे हम, ये बताओ। क्या कर लेंगे हम, क्या करेंगे, यहाँ देखो। जब हम लोगों ने सवाल पढ़े ना, तो अब हमारे पास बेटा वहां पर एक रफ शीट होती है। क्या होती है बच्चों, हमारे पास वहां पर एक रफ शीट होती है। माना कि हमने पहला सवाल पढ़ा कि गवर्नमेंट ने इस स्कीम को कौन से ईयर में लॉन्च किया था। गवर्नमेंट ने इस स्कीम को कौन से ईयर में लॉन्च किया था, तो यहाँ पर अब आपको मदद करेंगे कौन, कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स हमारे क्या है, आपने आपने जल्दी जल्दी लिखना है क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनको तो पता ही होगा, जो लोग मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, जब आपका पेपर चलता है ना, तो आपके पेपर में ना बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डले रहते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके ना 25 के 25 की टैब्स बनी रहेगी। ठीक है, आपका जो पेज रहेगा ना, उस पेज पे कुछ आपको इस प्रकार की विंडो मिलेगी। यहाँ देखो, कुछ आपको वहां पे बेटा इस प्रकार की विंडो मिलेगी। इस विंडो को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा होता है। ठीक है, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करके, यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर है, आप किसी भी क्वेश्चन पे टिक कर सकते हो। यहाँ पे फिर आपका सवाल चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे बेटा आपका पैसेज चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, अपना पैसेज चल रहा है। अब ये जो पैसेज है ना, ये भाई अपने फ्लो में चल रहा है, राइट में आपके सवाल लिखे हैं। अब हम क्या करें, अगर हम पहले पैसेज को पढ़ेंगे तो भाई पैसेज है, बट सवाल नहीं चेंज हो रहा, सवाल यहाँ जो लिखा है वही का वही लिखा है। अगर आप सवाल चेंज करेंगे तो पैसेज नहीं चेंज हो रहा, इसलिए हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच ईयर, तो हम अपने कीबोर्ड अपने कीवर्ड में क्या लिखेंगे, इन विच ईयर, जितना जल्दी हो सके, इन विच ईयर, एंड अपना उस पॉलिसी का नाम एंड क्वेश्चन मार्क। फिर आपने क्लिक किया बेटा क्वेश्चन नंबर 2, टिक क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें सवाल आया कि हु सेड, किसने ये स्लोगन पहली बार बोला था। आपने यहाँ पे लिखा स्लोगन यूज्ड फर्स्ट बाय हूम, कुछ भी शॉर्ट, इतना शॉर्ट कि आपको समझ में आ जाए और टाइम कम खर्च हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है इनमें से कौन सा ट्रू या फॉल्स फॉल्स है, इसे तो अभी कुछ नहीं कर सकते, तो 3 में हम सब लिखेंगे ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि इसका सीधा असर किस पे पड़ा, किस पे इस चीज का इफेक्ट आया है ना, तो इसका मतलब ये हमें पैसेज पढ़ के पता चलेगा, तो हमने सीधे यहाँ पे लिखा बेटा इफेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है कि बताओ राइवल का सिमिलर क्या बनेगा, वो हमारे पैसेज में कहीं वर्ड राइवल होगा, तो हमने यहाँ पे लिखा राइवल एस फॉर सिनोनिम, एंटोनिम होता तो ए फॉर एंटोनिम, बस अपना काम डन। अब ये जो सवाल हमारे पास आ गए हैं ना, इससे अब हमें आइडिया हो गया कि हमें कहाँ-कहाँ पैसेज में रुकना है। अब हम जाते हैं अपने पैसेज पे, पढ़ना शुरू करते हैं भाई। ठीक है, पढ़ना शुरू करते पढ़ते-पढ़ते यहाँ पर आया कि भाई फलाना जो पॉलिसी थी ना, उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। ठीक, अपने क्वेश्चन पे अब हम जाएंगे, क्वेश्चन हमने क्लिक किया, क्वेश्चन नंबर 1 था, 4 ऑप्शन है, आंसर अपना लगा दिया। आगे बढ़ते-बढ़ते पता चला इसका सीधा असर किस पे पड़ा, उन लोगों पे जो इस काम को कर पाने में पहले असमर्थ थे। ये कौन सा क्वेश्चन मिला मुझे, मुझे क्वेश्चन मिला ये चौथा, तो मैंने 4 पे सीधे क्लिक किया और मेरे सामने अब ये रहा मेरा पैसेज, ये रहे मेरे ऑप्शन, मैंने लगा दिया था राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में वो लाइन नंबर 7 8 में लाइन आ गई राइवल, लेकिन राइवल्स ने उनकी पॉलिसी का क्या किया, अपमान किया। अब अपमान कौन करेगा, अपमान करें हमारे दुश्मन, तो राइवल का मतलब दुश्मन। अब हम गए अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, हमने क्लिक कर दिया, ये रहे हमारे 4 ऑप्शन, लगा दिया हमने अपना सही सही आंसर, बचा हमारा ट्रू एंड फॉल्स। तो पैसेज पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं तो पता ही चल जाएगा। ये है बेटा पैसेज को करने का सही तरीका। बताओ क्या बात समझ में आई सब लोगों को, पैसेज करने का सही तरीका समझ में आया। यस, अगर हम पूरा का पूरा बड़ा पैसेज पढ़ने के लिए बैठ जाएं, फिर हम जाएं सवालों पे, सवालों पे जाके फिर हम अपना दिमाग खराब करें, अरे यार ये वाला तो फलाना लाइन में आया था, बैक कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं, अपना सड़ा रहे हैं अपना दिमाग, वो हमारा टाइम वेस्टेज है ना। तो दिस इज द स्मार्टेस्ट वे, और यही आप लोगों को फॉलो भी करना है। नहीं बेटा, रफ शीट आपके हाथ में होती है, कंप्यूटर पे नहीं होती है। ठीक है, तो वो और भी इजी बन जाता है। रफ शीट आपके हाथ में होती है ना, तो आप वहाँ पे जो नोट करना चाहें आप नोट कर सकते हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाता है वो। ठीक है, चलिए, और किन-किन बातों का ध्यान रखना है ना? और किन-किन बातों को हम लोग ध्यान रखें? तो बेटा पैसेज से ना जुड़ी हुई कुछ बातें होती हैं। जैसे हमें क्या करना होता है ना बेटा, पैसेज को जब आपने कीवर्ड्स नोट कर लिए ना, पैसेज को रीड करना बहुत ज़रूरी है, वो भी केयरफुली। अगर आपने एक भी लाइन को हल्के में लिया और उस लाइन में आपका आंसर हिडन था, तो उसमें किसका लॉस है? इसमें हमारा लॉस है, और हमें अपना लॉस करवाना नहीं है। स्पॉट द सब्जेक्ट, कहानी किसके इर्द-गिर्द है ये पता लगाइए। सपोज़ कहानी पॉवर्टी के इर्द-गिर्द है। कहानी का मेन आइडिया क्या है? पॉवर्टी को खत्म करना उसका मेन आइडिया है। और पैसेज का टोन क्या है? पैसेज का टोन है भाई डिबेटिकल, जहां पर एक सेंटेंस पॉजिटिव है तो दूसरा सेंटेंस आपका नेगेटिव है। अल्लाह को फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोजेस दोनों आते हैं। ठीक है, राइट राहुल, जब आपको आ जाएगा तो आप 2 से 3 मिनट में से कर लोगे। ठीक है, समटाइम्स द क्वेश्चन इटसेल्फ कंप्राइजेस द आंसर, कभी कभी सवालों में ही आपका आंसर होता है। इस टाइप का आया ही नहीं बेटा, ये नहीं आएगा श्वेता, ये आपके प्री में आएगा ही नहीं। ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ये मेंस का टॉपिक है। सीजीएल के प्री में अनसीन पैसेज नहीं आता है, ना ही सीएचएसएल में, सिर्फ स्टेनोग्राफर में आता है। तो ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ये आप मेंस के लिए, इसके अलावा अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, अनसीन पैसेज अगर हमें आता है तो मतलब आप मान लीजिए कि हमें बहुत कुछ आता है, हमें टेस्ट को समझने का तरीका आता है। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट में आता है, स्टेनो में आता है। ठीक है, तो सवालों को बहुत ध्यान से पढ़ें, कभी-कभी सवालों में ही आपको उनके जवाब मिल जाएँगे। जनरली जो आपके सवाल होंगे वो आसानी से आपको पैसेज में मिल जाएँगे, बट कभी-कभी कोई-कोई सवाल ऐसा होता है, हाँ जी कोमल, जिसको हमें 2-3 बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है उसका मीनिंग समझने के लिए। पैसेज का मोटिव क्या है? कैसे क्वेश्चंस को करेक्ट करें? इसके लिए आपको पैसेज के टोन का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पैसेज में अमेजिंग, ब्यूटीफुल, हैप्पी, गॉर्जियस, एक्सप्लिसिट जैसे वर्ड आ रहे हैं, तो आपका जो वर्ड है ना, आपका जो पैसेज है ना, वो एक पॉजिटिव टोन वाला पैसेज है।
वो कहीं न कहीं चीज़ों की तारीफ़ कर रहा है, तो आपके जो क्वेश्चन्स बनेंगे वो भी पॉज़िटिव वाले ही बनेंगे। ये आप निश्चय करें। अगर अननोइंग है, चीटिंग है, बैड है, इम्पोलाइटली है, हीडियस है या फिर जैसे क्रिटिक्स है, ये वर्ड्स आपके नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर अब बुराई की जा रही है, यहाँ पर जो टोन है वो नेगेटिव दिखाई जा रही है। इसीलिए जब हम पैसेज को पढ़ते हैं तो कुछ वर्ड्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि पैसेज किस टोन के हिसाब से आपका जा रहा है। जब आप अपने पैराग्राफ को सॉल्व करते हैं, कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में ज़रूर रखें। पहले आप उन सवालों को करें जो वोकैब बेस्ड हैं क्योंकि उनके आंसर वन वर्ड हैं। अगर आपसे राइवल पूछा गया है तो बहुत आसान है उसे करना। वोकैब के मैक्सिमम 2 सवाल आपके पेपर में आते हैं। वोकैब वाले सवालों को सबसे पहले करें क्योंकि उनमें टाइम बस आपको 10 सेकंड्स ही लगेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो रादर देन लुकिंग फॉर द आंसर आपको बाकी के ऑप्शंस को एलिमिनेट करना चाहिए, क्योंकि जब एलिमिनेट करने के बाद एक आपका बचेगा, वही आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा। कभी भी पेपर में तुक्का लगाने की गलती ना करें कि हमें ऐसा लगता है। इससे एग्जामिनर को कोनो फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे आपके लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑथर को क्या लगता है, उसे इस बात से फ़र्क पड़ता है। ऐसा हम लोग बहुत बार करते हैं कि कोई चीज़ हमें लगती है सही है, बट ऑथर के हिसाब से वो गलत है, तो आपके हिसाब से भी वो गलत ही होनी चाहिए। अगर आपका ऑथर ये कह रहा है कि बेरोजगारी के तो बहुत फायदे हैं, तो बेरोजगारी के फायदे सोच के ही उसने पैसेज डिजाइन किया है। वहां पर आप इस चीज पे अड़े नहीं रह सकते, नहीं भैया बेरोजगारी तो मेरे देश को डुबो रही है। नहीं, उसने किसी और अप्रोच के साथ पैसेज को बनाया है। बेरोजगारी किसके लिए फायदेमंद है? बेरोजगारी उसके लिए फायदेमंद है जिसको अपना बिजनेस चलाना है। उसको 2 बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट, उसको कम कॉस्ट में काम करने वाली लेबर मिलेगी, उसे ऐसे वर्कर्स मिलेंगे जो कम पैसे पे काम करने के लिए तैयार होंगे बिकॉज़ उनके पास पैसे कमाने का साधन नहीं है। और दूसरा फायदा उसे ये होगा कि उसके रिसोर्सेज कम लगेंगे। तो इससे किसे फायदा हुआ? इससे उन्हें फायदा हुआ है जिन्हें मैन पावर की जरूरत है ना? तो हर चीज के 2 पहलू हैं, हर सिक्के के 2 पहलू हैं। हमें ये समझना है कि जो हमारा ऑथर है वो किस पहलू के बारे में बात कर रहा है। क्या ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया? तो हम कभी भी अपनी ईगो पे नहीं जाएँगे, हमें मात्र उसी हिसाब से आंसर लगाना है जिस हिसाब से हमारे ऑथर ने उस थीम को डिज़ाइन किया है, जिस थॉट प्रोसेस पे वो चल रहा है, वो थॉट प्रोसेस हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? कभी भी जो आपके बेटा ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे टाइम या ईयर दे रखा होता है, वो सवाल बहुत आसान होते हैं, बस उनका ऑर्डर दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल के लिए इसका एक सवाल अभी आएगा, मैं आप लोगों को करवाऊँगी। एग्ज़ाम्पल के लिए बेटा 2 स्कीम है, एक है पीएम जन धन योजना, ठीक है? और एक है हमारा फॉर एग्जांपल जैसे कि मनरेगा है, ठीक है? मनरेगा है। और आपको बेटा बताया गया कि पीएम जेडीवाई जो कि सपोज़ सपोज़ मैं एक वैसी फिगर लेती हूँ कि वो 2014 में अनाउंस की गई, 2015 में आई और बेटा यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा है, क्रमशः। रिस्पेक्टिवली मतलब ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। बट जब आपसे सवाल पूछा, अब सवाल में ऑथर ने सवाल में क्या दिमाग लगाया कि बेटा पहले लिख दिया मनरेगा और फिर लिख दिया क्या पीएमजेडीवाई। अब भाई हमने तो पैराग्राफ में क्या पढ़ा? उल्टा। लेकिन अब देखो आंसर में क्या बोल दिया? प्रधानमंत्री जन धन योजना सांची। अब हमें ऑप्शन में क्या दिया गया? पहले 2014, फिर 2015, फिर दूसरे में दिया गया 2015, 2014, बट हमारा दिमाग तो बेटा क्या सेट है? ये वाला सेट है। हमारा दिमाग तो ये वाला सेट है। तो हमने क्या कर दिया? जाके अपना आंसर लगा दिया, बट ये तो गड़बड़ हो गया ना। उसने रिस्पेक्टिवली को क्या कर दिया बेटा? उसने चेंज कर दिया है ना। तो अब हमें अपने पैसेज के हिसाब से थोड़ी आंसर देंगे। हम आंसर देंगे अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, पैसेज ने इन्फॉर्म क्या किया उस हिसाब से, ना कि हूबहू लाइन क्या लिखे उसके हिसाब से, है ना? तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप सवाल के साथ-साथ उसकी लैंग्वेज को भी समझें। आपने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, बट आपने उसकी लैंग्वेज को नहीं समझा, तो वो भी बहुत दिक्कत की बात है ना? तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्या ये वाला पॉइंट भी सब लोगों को क्लियर है? ठीक है? कुछ क्वेश्चन से बचने का ट्राई कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन से बचने का ट्राई कीजिएगा, जैसे बेटा व्हाट कैन बी द सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। ये है लुटिया डुबोने वाला सवाल। 90% केसेस में पता नहीं क्यों टाइटल सेम रहता है। 4 में से 3 ऑप्शंस ऐसे लगेंगे कि भाई तू भी सही है, तू भी आजा, तू तो आ ही जा। ये 90% केसेस में होगा और होता भी होगा अगर आप लोगों ने पहले पैसेजेस को सॉल्व किया है, तो सूटेबल टाइटल देने में बड़ा दिमाग खराब होता है यार। इन्फेरेंस वाले भी बहुत दिमाग खराब करते हैं, बट एसएससी में नहीं आते हैं ज्यादा, है ना? तो सूटेबल टाइटल और दूसरा अपना सूटेबल थीम पैसेज की क्या है? जब आप 100% श्योर हैं तभी आप इन ऑप्शंस को लगाएंगे, अदरवाइज आप 25 में से 1-2 सवाल छोड़कर आ जाएं या मीन्स में छोड़कर आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गलत करने से माइनस में चला जाएगा, है ना? गलत करने से वो माइनस में चला जाएगा, तो वो गलती करने से हम लोगों को बेटा यहाँ पे बचना है, ठीक है? सूटेबल थीम या टाइटल के आंसर्स वैसे लगाते कैसे हैं? पैसेज में जिस बारे में मैक्सिमम बात की गई है, सपोज अब भाई मैंने आपसे बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जांपल ले, तो अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक तो है, बट अनएम्प्लॉयमेंट के फायदों के बारे में अगर ऑथर बात कर रहा है तो फिर मेन टाइटल अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी हुआ। मेन टाइटल हुआ एडवांटेजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, या कौन है जो अनएम्प्लॉयमेंट से फायदा उठा रहा है ना? बेटा टाइटल का मतलब होता है वन वन लाइक वन वर्ड टाइटल। फॉर एग्जांपल जैसे पॉवर्टी है, ठीक है? अब उसका थीम क्या है कि भाई लाइक पॉवर्टी से बचाना है, पॉवर्टी को बढ़ाना है, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, पॉवर्टी की तुलना करनी है दूसरी कंट्री से, तो थीम में और टाइटल में ये फर्क हो जाता है, ठीक है? उस टॉपिक के बारे में क्या चर्चा हो रही है वो इसका थीम कहलाता है, ठीक है? जिस डिजाइनिंग पे बेस्ड होने के बाद ऑथर ने पैराग्राफ को लिखा होगा। अब बताएं किसी और का कोई और सवाल, या आप चाहेंगे कि मैं आपको एक पैसेज सॉल्व करा दूं? इरेडिकेटेड बेटा जड़ से खत्म करना। हाँ बिल्कुल, ऑथर के हिसाब से ही सोचना है वहां पे हमें, है ना? चलिए। हाँ राहुल यू आर राइट, बहुत गलत होता है, बोलते हैं किसी भी भाषा में आए। चलिए, बहुत छोटा सा पैसेज है, 1 पेज, 2 पेज, 3 2 पेज बस, ठीक है? चलो चलिए गाइस पढ़ना शुरू करते हैं, बट पढ़ने के पहले क्या करेंगे बेटा? कीवर्ड नोट करेंगे। तो क्या कॉपी पेन तैयार है आपका? कॉपी पेन तैयार है सब लोगों का? हाँ, अक्षय पूछिए क्या सवाल है?
किसी और का भी कोई सवाल है तो गाइस पूछ लीजिए फटाक से। हाँ जी श्रद्धा प्लीज ले आओ जल्दी से, कॉपी पेन लेके तैयार हो जाए, अब आप लोग बिल्कुल रेल बनने वाली आप लोगों की, ठीक है। थीम क्वेश्चन इज जैसे शाइन की लाइक जो ऑथर है ना वो पॉवर्टी का कौन सा पॉइंट इन्फ्लुएंस, कौन सा पॉइंट एम्फेसाइज कर रहा है, ये थीम क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसने टॉपिक आपको बता दिया बट उस टॉपिक का कौन सा पॉइंट कर रहा है। चलें जी। जो इन्फ्लुएंस वाले जो हमारे पैसेजेस होते हैं ना अक्षय, वो ना आपको बैंकिंग वालों में मिलेंगे, रैशनल लॉजिकल वर्ड, ये सब यूपीएससी में तो आते हैं बट ये सब ना टैटो बैंकिंग में भी आते हैं। तो आप ना कि जैसे लाइक यशी मैम है ना, यशी मैम है बैंकिंग पे, उनका ना आप फ्री वाला एक बार यूट्यूब वीडियो देख लेना, आरसी वाला, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के नाम से उनका क्लास है। उसमें ना आपको बिल्कुल एक तो आपको उस लेवल का पैराग्राफ भी मिल जाएगा और साथ में आपको समझ में भी आ जाएगा, है ना। तो वो पैराग्राफ के साथ समझना बहुत ईजी होता है, तो उनका सेशन आपको डेफिनेटली यूज हो जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज चेंज कैसे करते हैं, अलग अलग क्वेश्चन है चल रहे हैं आरती, मैं बताऊं कैसे करना है, ठीक है। चलो मेरे साथ साथ करेंगे सभी लोग। पहला सवाल बेटा क्या कह रहा है, व्हाट इज, हाँ हिमांशु दैट इज, व्हाट इज द आइडिया ऑफ द पैसेज, लिखो सब बच्चे जल्दी जल्दी, आइडिया क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन नंबर डाल देना, लिखो आइडिया क्वेश्चन मार्क अपनी कॉपी में। पहला सवाल आइडिया क्वेश्चन मार्क, डन, डन लिख देना, ठीक है, डन हो गया। आ जाओ सवाल नंबर 2, व्हाट डू एंटागोनिस्ट्स थिंक अबाउट द प्रपोजल, लिखो एंटागोनिस्ट्स थिंक, एंटागोनिस्ट्स थिंक क्वेश्चन मार्क। अब देखो बेटा यहाँ पे थोड़ी बहुत वोकैब जरूरी है। अब देखो एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, विरोध करने वाले, क्या मतलब होता है बेटा, विरोधी। तो यहाँ पे ये याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पैराग्राफ में आपको एंटागोनिस्ट दे, तो थोड़ा बहुत वोकैब पे काम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 डन 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 डन, वेरी वेल डन। नंबर 3, व्हाट डिड बर्लिन डू दिस ईयर टू हाईलाइट द जेंडर वेज गैप, बस सिंपली लिख दीजिए बर्लिन, बर्लिन डू क्वेश्चन मार्क, बर्लिन ने क्या किया था, बर्लिन ने क्या किया था जेंडर वेज गैप को भरने के लिए। तो इसका मतलब हमें पैसेज में क्लियरली मिलेगा कि बर्लिन ने कुछ तो किया होगा, ठीक है। राइट। क्वेश्चन नंबर 4, एंटोनिम ऑफ अनवायबल, लिखो बेटा वर्ड अनवायबल, ए फॉर एंटोनिम, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन नंबर चौथा 4, अनवायबल एंटोनिम, अनवायबल का ऑपोजिट बताना है हमें। डन, वेरी वेल डन। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, हाउ इज द स्कीम बेनिफिशियल फॉर वुमेन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, स्कीम बेनिफिट्स, बेनिफिट्स फॉर वुमेन, ये औरतों के लिए स्कीम कैसे बेनिफिट है, तो इसका मतलब दे रखा होगा कि कैसे है भाई, कुछ ना कुछ तो होगा, 1 2 3 4 जो भी बेनिफिट्स बता रखे हैं, स्कीम बेनिफिट्स फॉर वुमेन, क्वेश्चन नंबर 5, डन, वेरी वेल डन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर, अच्छा 6 तो है नहीं, ठीक है, ओके आ जाइए, एवरीबॉडी रेडी, चले पैसेज पर, पैसेज पे चला जाए, वेरी गुड, आ जाओ चलो। अब देखो बेटा पढ़ते कैसे हैं पैसेज को, है ना, चलो मैं आपको पढ़ाती हूँ, मेरे साथ सब लोग पढ़ेंगे। पहला पैसेज मैं पढ़ाऊंगी फिर आप लोग करोगे, है ना। women may soon get to travel for free on buses and metro trains in Delhi, दिल्ली में बहुत ही जल्दी शायद, में मतलब बेटा पॉसिबिलिटी, women को फ्री में ट्रैवल करने को मिलेगा बसेस में और मेट्रो ट्रेन में। दिस जेंडर बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेयर सब्सिडी प्रोग्राम अनाउंस्ड बाय द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट, और ये जेंडर बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेयर सब्सिडी प्रोग्राम अनाउंस किया गया था आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा, अर्थात मिस्टर केजरीवाल के द्वारा। हैज नॉट बीन टेस्टेड एनीवेयर इन इंडिया इन द पास्ट, और आज से पहले इंडिया में कहीं भी इसको टेस्ट नहीं किया गया है, ठीक है। आगे हमसे क्या कह रहा है, प्रोपोनेंट्स क्लेम, अब बेटा प्रोपोनेंट का मतलब बेटा, प्रोपोनेंट मतलब सपोर्टर, प्रोपोनेंट माने बेटा सपोर्टर्स। अब जो इसके हितकारी हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं द पॉलिसी विल प्रोटेक्ट एंड लिबरेट वुमेन, इस सहायक, इस पॉलिसी से जो लेडीज है उनको सुरक्षा मिलेगी और उनको लिबर्टी मिलेगी, लिबरेट होंगी वो, मतलब ओपन माइंडेड होंगी, ओपन होंगी काम करने के लिए, वो स्वतंत्र होंगी। क्रिटिक्स आर्ग्यू, क्रिटिक माने ओपोनेंट, क्रिटिक माने ओपोनेंट। अब क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि ऐसा करना फाइनेंशियली अनवायबल है, मुझे बताओ बेटा कितने सवाल मिले अभी तक, ऐसा करना अनवायबल और अनफेयर। अब अपने नोट्स को देखिए और बताओ कितने सवाल मिले, नहीं बेटा 3 नहीं मिले, 2 मिले, अभी तक कितने सवाल मिले, 2 सवाल मिले, कौन कौन सा, क्रिटिक्स वाला, ओपोनेंट वो जो था एंटागोनिस्ट वाला वो वाला, और एक अनवायबल वाला, ठीक है। तो क्रिटिक्स क्या बोलते हैं, विरोध करने वाले बोलते हैं ऐसा करना फाइनेंशियली रूप से अनवायबल है, अनफेयर है। As the polarized debates over the intent and impact of the policy continue, it is useful to assess whether this idea in principle has any merit. इसके बाद विवाद डिबेट चलती रहेंगी, बट द पॉइंट इज हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि क्या इस कार्य में कोई भी अच्छाई है। पैराग्राफ नंबर 2 पे चलते हैं, cities often provide public transport fare subsidies to all or some citizens to encourage them to use public transport, बहुत सारे शहर अक्सर प्रोवाइड करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ सब्सिडी उसके किराए में, या तो सभी के लिए या कुछ नागरिकों के लिए, ताकि वो यूज करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, और फॉर ईजिंग देयर ट्रैवल कॉस्ट बर्डन्स, या उनके ट्रैवल कॉस्ट बर्डन्स को थोड़ा कम करने के लिए। सिंगापुर का एग्जाम्पल आता है, सिंगापुर ने उदाहरण के लिए रेल कम्यूटर्स के लिए एक डिस्काउंट ऑफर किया है कि जो भी मॉर्निंग रश आवर्स से पहले ट्रैवल करेंगे उनको डिस्काउंट मिलेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है एस्टोनिया के रेजिडेंट्स के लिए, ये हुआ बेटा दूसरी जगह, पहली थी सिंगापुर, दूसरी है एस्टोनिया, तीसरी है लग्जमबर्ग में। क्या होता है, वहां पे 6 लाख के पास की पॉपुलेशन है, उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट उन लोगों के लिए फ्री कर रखा है जो 20 साल से छोटे हैं। और पेरिस ने क्या किया,
2 मिलियन जिसकी पॉपुलेशन है, उन्होंने एक कंपेरेबल प्लान को भी अनाउंस कर रखा है, लाइक एक अच्छा प्लान जो बढ़ी हुई मात्राओं से काफी कम है। क्या यहाँ से कोई सवाल मिला आप लोगों को? क्या पैसेज नंबर 2 में कोई भी क्वेश्चन है? नो, देयर इज नो क्वेश्चन इन पैसेज नंबर 2। वेरी वेल डन गाइस। लेट्स कम टू पैसेज नंबर 3। पैसेज नंबर 3 पे चर्चा करते हैं। हांगकांग ने इंप्लीमेंट किया एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेयर कंसेशन स्कीम उन लोगों के लिए जो 65 साल से ऊपर के हैं या 65 साल के हैं। बर्लिन ने ऑफर किया विमेन को 21% का टिकट डिस्काउंट एक दिन के लिए इन मार्च में एक दिन के लिए इस जेंडर वेज गैप को भरने के लिए 21% का डिस्काउंट दिया। भारत में हाउएवर अर्बन ट्रांसपोर्ट फेयर डिस्काउंट्स तो बहुत कम ही कॉमन है। यद्यपि कंसेशन सीनियर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और अदर सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स के लिए अवेलेबल है गवर्नमेंट ऑपरेटेड फ्लाइट्स पे और लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन में। कितने सवाल मिले इस पैराग्राफ से बेटा? कौन सा नंबर का सवाल मिला? एक सवाल। वेरी वेल डन। सबको समझ आ रहा है ना? पैराग्राफ नंबर 4 की बारी आ चुकी है। देयर मे बी अ केस फॉर फ्री और डिस्काउंटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर women. A subsidy like this is most likely to benefit women who might consider taking up jobs for which they are better suited but are far away from homes. इस पॉलिसी को लगाने से शायद फायदा मिलेगा स्त्रियों को, मेनली उन्हें जो घर से दूर हैं बट उस जॉब को करना चाहती हैं। विमेन एंगेज हो सकेंगी बहुत सारी एक्टिविटीज में जिससे उनकी वेल बींग भी प्रमोट होगी। फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट करने से ज्यादातर महिलाएं पब्लिक स्पेसेस पर आएंगी जिसके फलस्वरूप ज्यादा विमेन को सेफ्टी महसूस होगी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक मात्र एक ही चर्चा हो रही है कि क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ से होंगे। एम आई राइट? फाइनली अंत में ये जो डिबेट है मात्र दिल्ली के लिए नहीं है, ये पूरे भारत के लिए है, जहां पर जरूरत है कि एक एफिशिएंट, इफेक्टिव, फेयर, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज बनाई जाए। मेन और वुमेन इक्वल फ्रीडम एंजॉय नहीं करते हैं इंडिया में मूव करने के लिए और पॉलिसी मेकर्स को एक्ट करना चाहिए, उन्हें कुछ करना चाहिए। जी सांचे, ये बेटा प्री में नहीं आएगा, ये मेंस में आएगा। मेंस में 200 सवाल इंग्लिश के आते हैं, तो वहां पर आपके पास 2 घंटे होते हैं, 2 आवर्स में 200 क्वेश्चन, तो वहां पर आपको इनफ टाइम मिलेगा। ठीक है, डोंट वरी। आई होप पैराग्राफ आपको पूरा क्लियर है। अब बारी है सवाल कराने की। एम आई राइट? देख लीजिए एक बार, अगर कुछ देखना है तो। हाँ, पोल से क्वेश्चन करेंगे, आपको एक बार देख कर कुछ देखना है तो। डन? दे दूं सवाल? ग्रेट। हाँ, मैथ्स के 100 सवाल होते हैं, उसका पेपर अलग होता है बेटा, दोनों के पेपर अलग अलग होते हैं। ठीक है, पहला सवाल। तो इस पैसेज का आइडिया क्या है? क्या लगा आपको इस पैसेज को पढ़ने के बाद में? इस पैसेज का आइडिया आपको बेटा क्या लगा? डिफरेंट कंट्रीज प्रोवाइड करती हैं जेंडर बेस्ड फेयर सब्सिडी। ट्रांसपोर्ट फेयर कंसेशन शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल द सिटीज। जेंडर बेस्ड ट्रांसपोर्ट फेयर सब्सिडी कैन एम्पावर वुमेन एंड ब्रिंग देम टू पब्लिक स्पेस। यस, कंट्रीज प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट फेयर सब्सिडीज बियर अ ह्यूज लॉस ऑफ वुमेन। इस पैसेज को मैंने आपको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ा दिया है, कायदे से पढ़ाया है बहुत ही। अब आपको अपना दिमाग लगाना है, अपनी कॉमन सेंस लगानी है और सही ऑप्शन को आपको चुनना है। अगर फिर भी नहीं लगा तो मतलब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। इस पैसेज का आइडिया क्या है? 60% पीपल, वेरी वेल डन। एंड बाकी 40% आपने क्या समझा यार? मैं नहीं जाऊंगी आपके पेपर में आपको समझाने के लिए कि पैसेज में क्या लिखा, और अगर इतना समझाने के बाद भी आपको पल्ले नहीं पड़ता तो आपका दिमाग यहाँ है नहीं, उसे प्लीज कृपया करके आप यहाँ लगा लें। आपको लगता है कि ये पैराग्राफ इस बारे में था कि अलग अलग कंट्री क्या कर रही है, तो आप मुझे एक बात बताइए, फिर ये पैसेज नंबर 1 भी बेकार है आपके हिसाब से? पैसेज नंबर 2 केवल सही है, पैसेज नंबर 3 ठीक है, फिर पैसेज नंबर 4 तो बिल्कुल ही रद्दी है, बिल्कुल ही बेकार है, तो उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना? ये जो लाइन यहाँ पे लिखी है कि औरतों को बहुत बढ़िया फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उन्हें भी फ्रीडम एंजॉय करनी चाहिए, आपके साथ तो इनका कोई मतलब ही नहीं रह गया ना बेटा फिर, है ना? ऐसा ही है? ऐसा नहीं है। ऑप्शंस को ध्यान से समझें। फेयर कंसेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जेंडर बेस्ड सब्सिडी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे women empower हो और पब्लिक स्पेस पर आए, इसके लिए कंसेशन इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाट द पैसेज टेल्स। अनदर वन, एंटागोनिस्ट इस प्रपोजल के बारे में क्या सोचते हैं? जो लोग एंटी हैं, जो लोग ऑपोजिट हैं, वाओ, इन्हें देखो जरा एक बार। जिन लोगों ने नंबर डी लगाया है, जिन्होंने नंबर लाइक सी लगाया है, कहाँ दिमाग है यार तुम लोगों का? है एंटागोनिस्ट का मतलब विरोध करने वाले। इस पॉलिसी का विरोध करने वाले लोग ये बोलते हैं कि ऐसा करना अनफेयर और अनवायबल है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्रिटिक्स, बर्लिन ने क्या किया था इस साल? गाइस लिटरली यार, ए सी डी बेटा क्यों कर रहे हो यार? व्हाई? क्या कर रहे हो? मतलब लिटरली मुझे आपके लिए दुख दुख हो रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा है। आई रियली वांट टू क्राई फॉर यू। आई वांट टू क्राई बिकॉज़
इतनी इतनी खराब परफॉर्मेंस मैंने कभी नहीं देखी यार। गलती से टिक हो गया, क्यों हो जाता है? तुमसे गलती क्यों होती है इतनी? क्या कौन-सी हड़बड़ी मची है यार? कौन-सी हड़बड़ी मची है? वो जो कीवर्ड लिखवाए थे, क्यों लिखवाए हैं वो कीवर्ड्स मैंने आपको, ताकि आप वहाँ अपना आंसर लिखें। आप वहाँ लिखें 21% और 21% का प्रयोग करें बी को मार्क करने में काजल बेटा। देन किस बात की हड़बड़ी है? एक से गलती होगी, बाकी के लोग क्या कर रहे हो यार? गाइस, नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा सच में यार। आप इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हो कि कितना महत्वपूर्ण है ये। मात्र 21 वर्ड काफ़ी था इस क्वेश्चन का आंसर याद करने के लिए, फिर आप क्या कर रहे हो? क्यों पढ़ रहे हो आप? कोई पॉइंट नहीं है बेटा, कोई पॉइंट नहीं है। नो अनु क्यों दिखाना? व्हाई टू शो? व्हाई? जब मैंने पैसेज पढ़ा दिया, मैंने कहा कीवर्ड नोट कर लो, तो मैं अब आपको क्यों दिखाऊँ? जब आपने वहाँ पे ये नोट करना इम्पोर्टेंट नहीं समझा, तो अब देखने से क्या हो जाएगा बच्चे? कुछ भी नहीं होगा। अटर डिसअपॉइंटमेंट वन्स अगेन। प्लीज़ यार फोकस कर लो, कर सकते हो आप लोग। इतने सारे बच्चे कर रहे हैं तो आप कर सकते हो। पहली बार हो रहा है कि इस क्वेश्चन पे 70% 100% का आंसर है यार। अनवायबल का ऑपोजिट क्या होगा? जिस लाइन में अनवायबल यूज़ किया था कि क्रिटिक्स कहते हैं कि ऐसा करना अनवायबल और अनफेयर है, उस मीनिंग का ऑपोजिट क्या बनेगा? नहीं शांति नो। अनवायबल का ऑपोजिट अन वाला वर्ड कैसे हो जाएगा? श्वेता एंड गुलशन, पहले आप मुझे ये बताएं बेटा। हैं? अन वाले वर्ड का ऑपोजिट अन वाला वर्ड कैसे हो सकता है बेटा? मोटे का ऑपोजिट मोटा कैसे हो सकता है, ये बताएं। कुछ तो कॉमन सेंस लगाओगे ना आप लोग अपनी। जो अनवायबल है उसका ऑपोजिट अनसक्सेसफुल लगा रहे हो यार। बिल्कुल ही हद है ना? गलत है ना? वो तो बेटा सिमिलर बनिए ना उसका। उन्होंने कहा ऐसा करना अनवायबल और अनफेयर है। अनवायबल मतलब ये, उन्होंने खर्चे के बारे में नहीं बोला, उन्होंने बोला ऐसा करना फीजिबल नहीं है। फीजिबल मतलब कंफर्टेबल नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं। फिजिबल मतलब कंफर्टेबल नहीं है, कैसे करेंगे? डुबियस माने शक, शक का क्या काम है यहाँ पे? डुबियस माने डाउट, तो डाउट भी नहीं जाएगा बेटा, है ना? चलो, वो क्या क्वेश्चन में गलती हो जाए कोई बात नहीं, इन सवालों में जब गलती कर रहे हो तो आप बहुत गलत हो यार, बहुत गलत हो, बहुत ज्यादा। इस स्कीम से वुमेन को क्या बेनिफिट मिलेगा? वेरी वेल डन, 68% पीपल, ऑल ऑफ द अबव एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जो घर से दूर हैं, जॉब लेना चाहते हैं, उनके लिए भी है, उनकी वेल बीइंग के लिए भी है, और पब्लिक स्पेस पर आएंगे इसलिए भी है, तो वेरी वेल डन। चलिए, तो पहले आप मुझे बताएं, जितने भी लोगों ने पैसेज को किया है, पहले सबसे पहले मैं लीडर बोर्ड देखना चाहूंगी। तो सुनील, ललित, मुस्कान, जागृति, शुभेंदु, आकाश एंड प्रियंका, वेरी वेल डन। तो पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको ये तरीका कैसा लगा, जिस तरीके से हमने सॉल्व किया, कैसा लगा ये तरीका? सभी लोगों को कैसा लगा ये तरीका? बेस्ट है ये? क्या इस तरीके में गलती होने के चांसेस हैं? क्या इस तरीके में गलती होने के चांसेस हैं? नहीं। सिर्फ गलती कब होगी? कौन सा वाला था श्वेता वो क्वेश्चन? हाँ, अगर वो क्वेश्चन से वोकैब वाला है तो कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन से वोकैब वाला है तो कोई बात नहीं। क्योंकि वोकैब वाले में पैसेज आपको बहुत मदद नहीं करेगा, बट थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो कर लेते, है ना? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो कर लेते। तो जितने लोगों ने 4 भी आए हैं उनके भी बहुत अच्छे हैं, बट 4 से नीचे वाले लोगों को मैं बोलना चाहूंगी कि बेटा बहुत गलत बातें हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे आपके परफॉर्मेंस से फर्क पड़ता है। अगर फर्क नहीं पड़ता होता ना तो मैं किसी को कुछ भी ना बोलूँ यार, क्या ही फर्क पड़ता है, पढ़ाओ और निकलो, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करनी? फिर चाहे किसी के 3 है, चाहे 2 है, चाहे 1 है, ये सब बेटा इस वक्त मेरी नजर में बिल्कुल बेकार है। रीजन, पूरा पैसेज मैंने पढ़ाया, सवाल आपके सामने थे, प्रॉपर टाइम आपके पास था, फिर गलत है यार। 4 के नीचे वाले बिल्कुल गलत हैं, ठीक है? तो प्लीज ध्यान रखें, अगले से ऐसा नहीं करना है, ठीक है? आप ही का लॉस है ना, और तो किसी का लॉस है नहीं ना बच्चों, आप ही का तो लॉस है इसमें। चलो चलें, तो अगले वाले पे चलें। चलिए, अब आप लोग करेंगे पूरा का पूरा सॉल्व, ठीक है? आप लोग करेंगे पूरा सॉल्व। आ जाइए, पहले कीवर्ड नोट कीजिएगा, ठीक है? कीवर्ड नोट कीजिए, ये बड़ा पैसेज, इसमें 10 सवाल है। पहला ये रहा, how many tons of ice were lost per year between 1993 and 2016 in Antarctica and Greenland respectively? इस सवाल को ध्यान से लिखिएगा। 1993 से लेके 2016 में अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड में क्रमशः, क्रमशः मतलब ध्यान रखना बेटा, 286 127 भी है, 127 286 भी है, सिमिलरली यहाँ भी है ना? तो ध्यान रखना, पहले अंटार्कटिका का ईयर लिखना, फिर ग्रीनलैंड का लिखना अपने कीवर्ड में, देन अपना आंसर लगाना, ठीक है? और अगर ये बताने के बाद भी तुमने गलत किया ना, अपने मुंह पे एक लगा लेना, ठीक है? डन फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको क्लियरली ये पैसेज में दे रखा होगा, क्लियरली। चलो, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच डिग्री सेल्सियस हैज द प्लैनेट्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर राइजन अबाउट सिंस 19th सेंचुरी? बेसिकली प्लैनेट का एवरेज सरफेस टेम्परेचर क्लियरली बेटा आपको दे रखा होगा। प्लैनेट का एवरेज सरफेस टेम्परेचर 19th सेंचुरी के बाद कितना बढ़ा है? क्वेश्चन नंबर 7।
ऐसे छोटे हो तो चाहो तो ऑप्शंस भी लिख लिया करो, ठीक है? ऑप्शंस भी लिख लिया करो ताकि जब पढ़ो तो क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें कितना टाइम लग रहा है ना? तो लिख लिया करो ऑप्शंस भी, अगर छोटे-छोटे से हो तो। क्योंकि अभी तो क्लास में आप दोनों में से कोई एक चीज़ देख पा रहे हो, तो ऑप्शंस या क्वेश्चंस, बट जब आप अपने घर पे मॉक टेस्ट में करोगे तो आपको दोनों मिलेंगे। वेयर कैन द एंशिएंट एविडेंस बी फाउंड? एंशिएंट एविडेंस फाउंड, कहाँ पे प्राप्त होते हैं ये? ठीक है? जब ऐसे ऑप्शन हुआ करें ना बोथ वाले, तो समझ जाया करो कि हो सकता है ये आंसर हो सकता है ना हो, है ना? तो इस कंडीशन में ना और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है सोचना, है ना? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है? तो जैसे जब आप ऐसे सवाल करते हो ना, तो बेटा हम कैसे याद रखें? तो हम ना वहाँ पे शॉर्ट में लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर माना क्या है कि भाई ट्री रिंग्स है, तो आपने ट्री लिख लिया, ओशन सेडिमेंट्स आपने ओएस लिख लिया, कोरल लीफ है आपने सो सीआर कर दिया, लेयर्स है आपने लेयर्स लिख दिया, आर्कियोलॉजिकल साइट आपने एएस है, तो ऐसे करके ना आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है? चलिए, आगे आओ। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ अनप्रेसिडेंटेड? अनप्रेसिडेंटेड का सिमिलर क्या है? पैसेज में होगा, ध्यान से लाइन पढ़ना, पता कर लोगे आप, ठीक है? अनप्रेसिडेंटेड का सिमिलर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू आइस कोर्स ड्रॉन फ्रॉम ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका एंड ट्रॉपिकल माउंटेन ग्लेशियर शो? ठीक है? तो जो आइस कोर्स हैं, आइस कोर्स जो हैं, ये क्या शो करती हैं? ट्रॉपिकल माउंटेन ग्लेशियर से, है ना? ट्रॉपिकल माउंटेन ग्लेशियर से। व्हाट डू आइस कोर्स ड्रॉन क्या शो करती हैं? आइस कोर्स ड्रॉन्स शो क्या शो करती हैं वो? क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। विच गैस अकॉर्डिंग टू द पैसेज हैज अ हीट ट्रैपिंग नेचर? तो हीट ट्रैपिंग नेचर, सवाल बिल्कुल साफ-साफ दे रखा होगा आपको पैराग्राफ में। ऐसे क्वेश्चन वन वर्ड होते हैं, 2 सेकंड के सवाल होते हैं। कौन सी गैस है जिसका हीट ट्रैपिंग नेचर है, जो हीट को ट्रैप करती है? क्वेश्चन नंबर 12, अब्रप्ट का एंटोनिम क्या होगा? अब्रप्ट का एंटोनिम क्या होगा? नंबर 13, व्हाट इज साइंटिफिक बेसिस ऑफ मेनी इंस्ट्रूमेंट फ्लॉन बाय नासा? बस लिख लो मेनी इंस्ट्रूमेंट फ्लॉन बाय नासा। अच्छा देखो, एक बार एक इस पे निगाह डालो, ऑप्शंस पे निगाह डालो, देखो बिल्कुल सेम लिखा है ना? ऑप्शंस देखो चारों के बिल्कुल सेम है ना बेटा? देखो सिर्फ किसका फर्क है, रेडियो वेव एनर्जी, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड। इसका मतलब बस आपको इस सवाल में एनर्जी देखनी है कौन सी है। इस सवाल के कीवर्ड के बाद बेटा एनर्जी भी लिख लेना, और जब पैसेज में पढ़ोगे तो यहाँ पे लिख लेना कौन सी एनर्जी है, ठीक है? ऐसे वाले सवाल होंगे, बहुत आसान होता है। आपको क्या है, और एनर्जी वर्ड दे रखा है सब में, बस आपको ये पता करना है कौन सी एनर्जी है। इससे पहले वाला सवाल भूलिया, ये रहा, अब्रप्ट का एंटोनिम क्या है? अब्रप्ट का एंटोनिम क्या है? क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पीछे वाला बेटा ये था, कौन सी गैस का हीट ट्रैपिंग नेचर होता है? इनमें से कोई एक गैस का ही जिक्र किया होगा, बस सिर्फ एक ही गैस का जिक्र किया होगा। जब जहां पे जिक्र है तुरंत लिख देना, ठीक है? अच्छा वो मैंने बता दिया, फिर तो आप कर ही लोगे। अब्रप्ट माने, अब्रप्ट माने सडन, अचानक से कोई भी चीज हो जाना, ठीक है? कौन सा वार्मेस्ट ईयर था रिकॉर्ड में? वार्मेस्ट ईयर कौन सा सबसे गर्म साल था? होश में करना इस सवाल को, ठीक है? ढंग से करना बिल्कुल। कौन सा था बेटा वार्मेस्ट ईयर? राइट, वार्मेस्ट ईयर कौन सा था? डन 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 डन। नंबर 15, ऑथर का मेन कंसर्न क्या है? ऑथर का मेन कंसर्न, उसका जो मेन चिंता का विषय है वो क्या है बेटा? तैयार है सभी लोग पैसेज को पढ़ने के लिए एकदम धुआंधार तरीके से? अब बेटा सब निर्भर करेगा कि आप पैसेज कैसे पढ़ते हो, ठीक है? रेडी? आ जाइए। चलिए, टेक योर टाइम, ध्यान से सब लोग पढ़ेंगे। लेट्स गो गाइस। चलो। नहीं अभी रुक जाओ यार, सब लोग कर लेंगे ना, तब करते हैं, ठीक है? राइट।
आई थिंक आप सबका हो गया है। कितने क्वेश्चंस मिले बेटा यहाँ से? 2 क्वेश्चंस मिले? 1 3 ऑलराइट। मेरे ख्याल से तो यार यहाँ पे 2 मिल सकते हैं वैसे, 2 मिल जाएँगे। एक तो ये अनप्रेसिडेंटेड वाला और ऑथर का आइडिया भी शायद समझ में आ जाएगा, है ना? चलो पढ़ो। नहीं, नहीं आज अबरप्ट वाला भी तो है। अबरप्ट वाला भी तो है, वोकैब वाला तो दोनों ही है यहाँ पे, अबरप्ट भी है और अनप्रेसिडेंटेड भी है। दोनों हैं तो सही, है ना? अबरप्ट भी है बेटा। जी, चलो आ जाओ। सेकंड पैसेज। इसमें कितने सवाल हैं? इसमें तो बहुत सारे सवाल दिख रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 है इसमें 3 आई थिंक इसमें, है ना? 3 क्वेश्चंस है, बहुत ध्यान से देखो इस वाले को, 3 सवाल हैं इसमें। 3 क्वेश्चंस है ये। फोर्थ वाला कौन सा है? अच्छा, वो ग्लेशियर वाला ना? ग्लेशियर वाला राइट? हाँ, ग्लेशियर वाला, एविडेंस वाला, नासा वाला, हीट ट्रैपिंग वाला। 4 हो गए ना? चारों मिल गए ना गाइस आप लोगों को? हीट ट्रैपिंग गैस, इंस्ट्रूमेंट फ्लॉन बाय नासा, आइस कोर्स क्या शो करते हैं और एंशिएंट एविडेंस में क्या-क्या मिला है। 4 सवाल हैं यार, ये तो पूरा पैसेज एक सवाल ही सवाल है। मिल गए चारों? पक्का ना? चलो आ जाओ। अगले पैसेज पे आएँ? आ जाओ। हाँ, श्वेता ये देखो, देख लो, देखो। गाइस गाइस 1 मिनट रुक जाओ बस, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है? 2-3 बच्चों का रह गया है। हाँ, दिव्यांशु देखो। फटाफट से देखो एक बार। डन? ओके, आ जाओ। गॉट ऑल द क्वेश्चंस? फर्स्ट पैरा अगेन? ये रहा फर्स्ट वाला, ये रहा। यहाँ ललित, यहाँ देखो। थ्री भी दिखाऊं? थर्ड इज ये वाला, यही वाला लास्ट में का नाम ये है। क्लियर टू ऑल? चलिए।
अरे चल भी लो यार, कितना वेट करवाओगे? फर्स्ट कभी सेकंड कभी थर्ड कभी फोर्थ, क्या सब सो के सब अलग-अलग पूछोगे क्या? है सौरभ अभी सबको दिखाया था तो तभी देख लेते ना। ये रहा फर्स्ट वाला। 3 सवाल नहीं मिले, हाय राम! 3 सवाल कौन से नहीं मिले भाई? सारे मिलने चाहिए, मेन कंसर्न को छोड़ के वो आपको खुद करना है। सारे मिलने चाहिए, फर्स्ट वाला तो सबसे लास्ट में लिखा था रोशन, साफ-साफ लिखा है। चलो जिन-जिन लोगों ने पढ़ लिया होगा उनको मिल गए होंगे, है ना? जिन-जिन ने ढंग से पढ़ लिया होगा उनको मिल जाएँगे। आ जाओ चलो, चलिए। तो पहला सवाल का पोल आ रहा है बेटा जी आप लोगों के सामने। अच्छा रोशन वो वाले ओके। 70%। वही बात मतलब समझाने के बावजूद भी बताइए ज़रा, अगर आप लोगों ने भी ये बात समझ ली होती तो ये 100% करेक्ट आंसर होता बेटे, 100%। मैंने समझाई थी कि भाई ऐसे याद नहीं रहता, लिख लिया करते हैं, लेकिन नहीं, आपको नहीं सुना, मैम तो बावली है, उनको मतलब उनको तो बोले जाना है, उन्हें कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। जब बताया था कि अंटार्कटिका का लिख लेना, ग्रीनलैंड का लिख लेना, फिर आंसर लगाना, कर देना वही पागलपंती मतलब, बिल्कुल सेम वाली। अब ले लो मज़े। हाउ मच डिग्री सेल्सियस, कृपया करके ध्यान दें, सेल्सियस में पूछ रहा है, तो आंसर वही लगाना, ठीक है? चलो। और फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस दोनों गिवन थे। सेल्सियस वाला आंसर लगाएँ आप लोग, ठीक है? गलत है। इट इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन, बस वही तो गलती करोगे सबके साथ। 0.9% वहाँ क्लियरली दिया गया था। 1.62 वाज़ इन डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट एंड 0.9 वाज़ इन सेल्सियस जिसको आपको नोटिस करना था, जो कि 70% बच्चों ने किया भी, वेरी वेल डन। आ जाओ। वेयर कैन द एंशिएंट एविडेंस बी फाउंड? अब जो प्राचीन जो एविडेंस है वो कहाँ पर देखे जा सकते हैं? राइट रोशन। नृपेंद्र गलत है। अमन क्या हाँ, जी ए और बी वेरी वेल डन गाइस, शाबाश। 73% वेरी वेल डन। ट्री रिंग्स, ओशन सेडिमेंट्स, कोरल रीफ्स एंड लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अनप्रेसिडेंटेड? क्या लगा लाइन को पढ़ के कि क्या मीनिंग आना चाहिए, ठीक है? लाइन को पढ़ के आपको क्या फीलिंग आई वो आपको राइट आंसर लगाना है कि जिस तरीके से ये वार्मिंग टेम्परेचर बढ़ रहे हैं ये तरीका क्या है, कैसा लग रहा है? सुपीरियर, इंफीरियर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या डिसेंट? मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो क्या लगाएं उसके लिए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या कोई किसी की यहाँ पे कोई पोस्ट की बात हो रही है कि ये इंफीरियर है, ये सुपीरियर है? और डिसेंट का मतलब क्या होता है? डिसएग्रीमेंट होता है, असहमत। आप यहाँ पे असहमति वाली कोई बात ही नहीं थी, बिल्कुल कोई बात नहीं थी। जिस तरीके से वार्मिंग टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऐसा यूजुअली नहीं होना चाहिए। आइस कोर्स ड्रोन क्या शो करते हैं? वो क्या शो करते हैं कि अर्थ का जो क्लाइमेट है वो ग्रीन हाउस गैस लेवल पे रिस्पॉन्स कर रहा है, सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्थ का क्लाइमेट ग्रीन हाउस लेवल पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता, या अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर है वो घट रहा है। आपको ये आइस कोर्स जो घट रहा है ये क्या दर्शाता है? आइस कोर्स का ड्रोन होना क्या दर्शाता है? बहुत प्यारा सवाल, आसान सा एकदम, लगा दो सब लोग राइट आंसर। क्लियरली आपको बता रखा है पैसेज में। फोर्थ पैराग्राफ की पहली लाइन में कुछ ऐसा लिखा था कि आइस कोर्स ड्रॉन फ्रॉम ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका एंड ट्रॉपिकल माउंटेन्स ग्लेशियर शो दैट अर्थ्स क्लाइमेट रिस्पॉन्ड्स टू चेंज इन ग्रीन हाउस गैस लेवल। एम आई राइट? ऐसा ही लिखा था ना? राइट? तो नंबर ए इज राइट आंसर। कौन सी गैस का हीट ट्रैपिंग नेचर है अकॉर्डिंग टू द पैसेज? एक ही गैस का वर्णन था पैसेज में, बाकी तो आदर करके कुछ लिखा, तो वो कौन सी गैस लिखी थी? वेरी वेल डन गाइस, 94%। अब तो मुझे क्वाइट क्लियर हो गया। ये जो 6% बच्चे हो ना यार, तुम प्लीज मेरे मेरे अच्छे बच्चों का पोल खराब मत करो यार। तुम लोग या तो तुमने अभी अभी नई क्लास ज्वाइन करी है, या तुम इंटेंशनली ऐसा कर रहे हो, वरना ऐसे नहीं होता यार। तुम चाहते नहीं हो कि इस बैच में एक बार में 100% आए। आप लोगों को क्या लगता है बच्चों, यही यही वजह हो सकती है ना भाई? सच्ची बताओ। इस सवाल में तो मतलब कुछ था ही नहीं यार। कुछ बच्चे हैं ऐसे क्लास में ना जो नहीं चाहते, जो जानबूझ के तुक्का मार रहे हैं। मत करो यार, एक दो बार आने दो ना। नहीं, बेबी को तो दिखा दिया पहले ही। नहीं, पोल नहीं आया कोई बात नहीं यार, बट ऐसा मत करो। जिसने पैसेज नहीं पढ़ा मत लगाओ यार, बिल्कुल मत लगाओ। क्यों बेचारे इन बच्चों को नहीं तुम 100% पहुंचने दे रहे हो, है ना? हो ही नहीं सकती, इसमें तो गलती का मतलब कोई चांस ही नहीं था। ये तो बिल्कुल क्लियर आंसर है। तो जो प्यारे बच्चों ने बीच में ज्वाइन किया है, मत लगाओ बेटा, आंसर है ना, अगला वाला कर लेना, ठीक है? अगला कर लेना, क्योंकि ऑब्वियसली आपसे तुक्का मार पाओगे उससे बच्चों का नुकसान होगा।
है ना? चलो, और बहुत कम बच्चे, ज़्यादा है नहीं वो वाले बच्चे, तो प्लीज़ मत करो ऐसा। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ अबरप्ट? अबरप्ट का एंटोनिम इनमें से क्या है? मैंने आपको अबरप्ट का मीनिंग बता दिया था, लेकिन फिर भी देखो नहीं सुना आप लोगों ने, कितनी गलत बात है। आई थिंक रोशन ने मीनिंग पूछा था, बट रोशन ने नहीं सुना, कितनी गलत बात है मतलब, है ना रोशन? बिल्कुल धेले भर का फोकस नहीं रखते हो तुम लोग यहाँ पे क्लास में। ऑपोज़िट पूछ रहा है, ऑपोज़िट राहुल आप जो बता रहे हो वो सिमिलर है। नंदिनी आप भी। जी शुभेंदु। सौरभ ये मीनिंग है उसका, आपको ऑपोज़िट बताना है। कोई काम अब्रप्टली होना मतलब एकदम से होना, अचानक होना, और रोशन तुम्हें तो मैंने बताया था। आपने मैंने आपको बताया भी था, है ना? अचानक का ऑपोज़िट क्या होगा? ग्रेजुअल होगा। क्या होगा? ग्रेजुअल होगा। क्या होगा? ग्रेजुअल होगा, ठीक है? तो भी तुम हेस्टी पे जाके टिक कर रहे हो। आपके वजह सौरभ को भी पता चल गया था। अब्रप्टली कोई काम होना इज़ सडनली काम होना। क्या होना? सडनली, और सडनली का ऑपोज़िट क्या होगा? ग्रेजुअल, नॉर्मल गति से काम होना, है ना? तो बताइए कि नासा ने जो इंस्ट्रूमेंट अपने फ्लाई किए थे, उनसे क्या चीज़ पता चली कि किस लाइक क्या साइंटिफिक बेसिस पे वो किया था, ठीक है? ये आपको बताना है। कौन-सी एनर्जी थी वो वहाँ पे लिखी हुई? एक ही एनर्जी लिखी हुई थी ना, वो कौन-सी एनर्जी थी? बहुत बढ़िया गाइस, वेरी वेल डन, दैट वाज़ इंफ्रारेड एनर्जी, बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन। चलिए, कौन-सा ईयर रिकॉर्ड पर सबसे गर्म ईयर था? वहाँ पे 1 साल लिखा हुआ था कि दिस वाज़ द वार्मेस्ट ईयर, और उसमें बता भी रखा था कि जून सबसे गर्म महीना था, तो उस साल का कौन-सा ईयर था वो? नहीं रुचि, आपने लाइन ढंग से नहीं पढ़ी बेटा, संध्या आपने भी नहीं पढ़ी ढंग से। लाइन लिखी हुई थी ध्यान से कि नॉट ओनली ब्लैंक स्पेस वाज़ द वार्मेस्ट ईयर, आई रिमेंबर दैट लाइन। हाँ, रोशन करेक्ट है। आकाश गलत है, ललित गलत है। यहाँ पर मैं आपको पैसेज पे दोबारा लेके जाना चाहूँगी इन 20 बच्चों के लिए जिन्होंने लगाया है ऑप्शन नंबर 20, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं कि लाइन का मीनिंग कैसे पढ़ते हैं, तो वो एक बार बता देते हैं। देखो बेटा दोबारा पढ़ो यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द वार्मिंग अकर्ड इन द पास्ट 35, ज्यादा जो गर्मी पड़ी है वो पिछले 35 सालों में पड़ी है, जिसमें से 5 सबसे गर्म ईयर्स थे रिकॉर्ड पर 2010 से। 2010 से शुरू करें तो 5 ऐसे साल थे जो सबसे गर्म रहे। नॉट ओनली वॉज 2016 द वार्मेस्ट ईयर, 2016 ना केवल सबसे गर्म दिन था, बल्कि 8वां ऐसा महीना था 12 महीनों में से जो पूरे साल का सबसे गर्म समय रहा हो, जनवरी से लेके सितंबर तक, जिसमें जून एक्सेप्शन है, जो पूरे रिकॉर्ड में वार्मेस्ट रिकॉर्ड किया गया। दिस वाज कॉल्ड, एक लाइन को ढंग से ना पढ़ना, उसका एग्जैक्ट मीनिंग ना निकालना। बस आपने यहाँ देख लिया वार्मेस्ट ईयर, यहाँ आपने 2010 देख लिया, बट आपने ये नहीं पढ़ा कि बेटा यहाँ पे सेंस लिखा और यहाँ पे पांच पांच ईयर्स लिखे हैं, कि आपसे 5 पूछा था नहीं, उससे आपने उसने आपसे पूछा वार्मेस्ट ईयर कौन सा था? क्लियरली लिखा है नॉट ओनली वाज 26 द वार्मेस्ट ईयर, ना केवल ये वार्मेस्ट ईयर था बल्कि ये इसका जो महीना था वो सबसे ज्यादा गर्म था, है ना? नहीं रुचि, मैंने नहीं बोला बेटा आपका, आपने तो नहीं, आपका नहीं बोला मैंने। चलिए कोई बात नहीं, तो लाइन को ध्यान से पढ़ा करो बच्चों, है ना? हाँ, अब रह गया ऑथर का कंसर्न, यहाँ तो गड़बड़ी होनी बनती है, हैं? तो ऑथर का मेन कंसर्न क्या है? यहाँ मुझे कोई ज्यादा उम्मीद है नहीं, तो कोई बात नहीं, आप लोग अपनी अपनी राय मुझे दें कि आपको क्या लगता है, क्या है उसका मेन कंसर्न? वैसे एकदम क्लियर है यार, ऑथर का कंसर्न एकदम क्लियर है, दैट इज, गुलशन गलत जवाब जा रहे हो, श्वेता गलत जा रहे हो, राहुल गलत, नृपेंद्र गलत, ललित गलत, पवन गलत, सोनम गलत, अंकित गलत। अरे बार-बार वो जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो उसका कंसर्न, और वो बात कर रहे हैं आपसे क्लाइमेट चेंज एंड इफेक्ट के बारे में, बट आई एम सो हैप्पी कि क्लास में हमेशा 60% से ज्यादा बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी वेल डन गाइस। ये जो ये कौन है भाई? ये 3 लोग जरा अपनी शक्ल दिखाएंगे जो इंक्रीजिंग पॉल्यूशन आंसर को लगा रहे हैं। हुँ? तुम्हारा जो चल रहा है ना बेटा, मत चलाओ, ये बहुत गलत दिशा में चल रहा है तुम्हारा जो भी चल रहा है। बस यही यही कृपा कम हो रही है, यही कृपा कम हो रही है, ठीक है? चलिए गाइस, तो क्या आप लोगों को क्या महसूस हुआ? क्या सीखा आपने इसे करके? कैसा था? पैसेज कितना अच्छा था ना? मैंने बड़े पैसेजेस इसलिए लिए क्योंकि वहाँ पे ना हम बहुत अच्छे से रीड कर पाते हैं ना। आप देखते हैं कोई ऐसा है जो 15 में से 15 लेकर आए हैं। अरे भाई क्या बात है! ललित एंड प्रियंका वेरी वेल डन। मुस्कान, शुभेंदु, शैंकी, क्या बात, दिल जीत लिया भाई, बहुत शानदार प्रदर्शन, वेरी वेल डन। मीनल, प्रिया, रुचि, रोशन, राहुल ने भी बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। हाँ जी। नहीं भाई 10 वालों को तो कोई माफ़ी नहीं मिलेगी कुणाल, बहुत खराब प्रदर्शन है ये तो। हुँ, एक और में तो बहुत टाइम चला जाएगा अभी अक्षय, एक और नहीं करते, थोड़ी-सी अभी वोकैब पढ़ लेते हैं ना, ठीक है? बट ये जो आपको पीडीएफ मिलेगा ना, इसमें और भी 2-3 पैराग्राफ आपको दे रखे हैं। वो डिपेंड करता है हिमांशु पैराग्राफ के ऊपर, छोटे पैराग्राफ्स आते हैं वो 2-3 मिनट में हो जाते हैं। कल तो पूरे दिन पैराग्राफ ही पैराग्राफ है, तो कल पार्ट नंबर 2 है, उसमें और भी पैसेजेस करेंगे, ठीक है? ओके? हाँ, वोकैब थोड़ी-सी कर लेते हैं, है ना? जाने के पहले। कोई बात नहीं, दिव्यांशु टाइम लगता है, आई कैन अंडरस्टैंड, कोई वो होता ही है ऑब्वियसली शुरू-शुरू में
लगता है, बट देखिए अब जब तक आप एग्ज़ाम में पहुँचे तब तक आपको ये अपनी चीज़ सुधारनी पड़ेगी, है ना? तब तक के लिए अपना डेली रीडिंग करो भाई, है ना? डेली रीड करना है, ठीक है? फ़ोकस होना चाहिए और रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसलेशन समझ में आना चाहिए ना? नहीं श्वेता कल होंगे ना बेटा, कल पार्ट 2 है ना हमारा, कल पार्ट 2 है तो कल भी पैसेजेज़ पैसेजेज़ होंगे। चलिए आ जाइए, बहुत सारा हमारा आज का वोकैब है। सबसे पहले देखो क्या है, वन वे सब्स्टिट्यूशन है। जब कोई अपनी राजगद्दी को त्याग देता है, तो उसे क्या कहते हैं? उस त्यागने के एक्ट को अब्डिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? एब्डिकेशन कहते हैं जब कोई अपने थ्रोन को त्याग देता है। जैसे कि राम जी ने किया था, है ना? एक ऐसा कैलेंडर जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हों, सारा स्टैटिस्टिकल डेटा हो, एस्ट्रोनॉमिकल डेटा हो और टाइम टेबल्स हों, उसे एल्मेनेक कहते हैं। जो पूरा ज्योतिष लोगों के पास होता है ना, उसमें सब कुछ लिखा होता है एकदम डिटेल में, वो क्या होता है? वो एल्मेनेक होता है, ठीक है? एल्मेनेक होता है वो। एक कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट एनिमल जो पानी में बॉर्न हुआ है और गिल्स से सांस लेता है, उसे एम्फीबियन कहते हैं। हाँ, हिंदी में उसे पंचांग कहते हैं, बिल्कुल सही। एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी पोयम, ऐसी पिक्चर जो कोई मीनिंग आपको शो करती हो। जैसे आपने बहुत सारी पेंटिंग्स आपने देखी होंगी जहाँ पे एक मोरलिस्टिक स्टोरी होती है ना? देखा होगा ना भाई सड़कों पे भी बहुत सारे ऐसे अच्छे-अच्छे वो बनाए जाते हैं कि पेड़ ना काटो, झूठ ना बोलो, लालच बुरी बला ऐसा करके ना। उसे बेटा एलिजरी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एलिजरी किसी को मेटाफोर भी बोलते हैं। मेटाफोर भी बोलते हैं, एलिजरी भी बोलते हैं। तो दोनों को याद कर लेना, ठीक है? मेटाफोर भी। एक ऐसा स्टेटमेंट जो सत्य है, जिसको परिमाणों की ज़रूरत नहीं है, जिसको कोई लाइक सबूत नहीं चाहिए, उसे एक्सियम बोलते हैं। उसे एक्सियम बोलते हैं, ठीक है? एक ऐसा स्टेटमेंट या प्रपोजिशन सॉरी हाँ, एक ऐसा नेशन या पर्सन जो किसी वॉर या कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज्ड हो और उसे इंटरनेशनल लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज कर लिया जाए, उसको बेलिगरेंट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं बेटा? बेलिगरेंट बोलते हैं, ठीक है? जो किसमें इन्वॉल्व हो, किसी वॉर में या फिर किसी भी इस तरीके की हॉस्टाइलिटी में, एग्रेसिवनेस में, तो उसे बेलिगरेंट बोलते हैं। बेलिगरेंट जो हो जाएगा बेटा, ग नहीं होगा, बेलिगरेंट होगा, ठीक है? बेलिगरेंट, एंटागोनिस्टिक भी इसी को बोलते हैं। एंटागोनिस्टिक था ना वहाँ पे विरोध करने वाला, ठीक है? हाँ जी। तो किसी भी बॉडी से एक टिश्यू को रिमूव करना, क्योंकि उसमें किसी रोग की प्रेजेंस का पता करना है, उसको बायोप्सी बोलते हैं। जैसे कैंसर हो गया, जो बड़ी-बड़ी बीमारियाँ होती हैं, उनका पता करने के लिए ना बेटा बॉडी से एक टिश्यू निकाल लिया जाता है, जिस पर डिटेल चेकअप होता है, तो उसे उस मेथड को बायोप्सी बोलते हैं। जब कोई ईश्वर के बारे में बहुत गंदी बातें बोलता है, बहुत गलत तरीके से बात करता है, तो उसे ब्लास्फेमी बोलते हैं। ईश्वर के बारे में गलत-गलत बातें करने को ब्लास्फेमी बोलते हैं। अच्छा, मम्मी ठीक है अभी राहुल आपकी? एक ऐसा इवेंट्स का डेट्स का या इवेंट्स का अरेंजमेंट जो उनके अकरेंस के हिसाब से होता है। जैसे भाई अगर आप याद कर रहे हो कि भाई पहले फलाना युद्ध हुआ 1917 में, फिर 1932 में, फिर 1933 में क्या हुआ, फिर 1947 में क्या हुआ, तो बेटा इसे क्रोनोलॉजी बोलते हैं। समय के अनुसार सीक्वेंस में चलना, इसको क्रोनोलॉजी। क्योंकि जो क्रोन है ना बेटा, क्रोन ये टाइम का रूट वर्ड है और जो क्रोम है ये कलर का रूट वर्ड है। क्रोम, ये जो पीछे आपको ग्रीन क्लॉथ दिखा, ये कपड़ा है, दीवार नहीं है, इट्स अ क्लॉथ। क्यों है ये क्लॉथ? इट इज क्रोमा क्लॉथ। क्यों है ये कपड़ा? क्योंकि इस कपड़े से ना जब मैं यूट्यूब क्लास करती हूँ ना, तो ये जो कपड़ा है ना, ये हट जाता है और जो मेरी पीपीटी पे होता है वो मेरे पीछे आ जाता है। इट इज कॉल्ड क्रोमा क्लॉथ, जो कलर को डिसअपियर करने का काम करता है। नहीं वॉल नहीं है, सारी फैकल्टीज के पीछे ये कपड़ा लगा हुआ है, मतलब ऐसे पूरा कर्टेन लगा हुआ है ऊपर तक, वॉल तो व्हाइट है। हुँ, चलिए। एक विगोरस कैंपेन जो पॉलिटिकल, सोशल या रिलीजियस चेंजेस के लिए, उसको बेटा क्रूसेड बोलते हैं, क्रूसेड। जहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल मामले के लिए क्या चलाई जाती है, कैंपेन, बिकॉज़ आप उसको बदलना चाहते हैं या आप उसके खिलाफ हैं, किसी सोशल या किसी रिलीजियस चेंज के खिलाफ हैं, तो आप एक कैंपेन चलाते हैं, उसे बोलते हैं, ठीक है? आप भी पीपीटी कहाँ देखती हो? पीपीटी मेरे सामने एक बहुत बड़ा ये लगा हुआ है। अभी ना मेरे लैपटॉप का कैमरा वर्क नहीं कर रहा, वरना मैं आपको पूरा स्टीरियो दिखा देती। तो वैसे ना यहाँ पे दिखा दूँगी, मैं आपको क्लास खत्म करने के पहले दिखा दूँगी, ठीक है? तो डियर ऑल कह रहा है आपसे कि लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, कोई भी चीज़ जो मतलब बहुत ही कम समय के लिए रहती है, उसे क्या बोलते हैं? तो बेटा उसको एफेमेरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एफेमेरल बोलते हैं, जो मतलब क्षण भंगुर होती है, थोड़े समय में एकदम खत्म हो जाए उसे, है ना? स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, उसे क्या कहते हैं? जो चीज़ आपने बिना प्रिपरेशन के की है, तो उसे एक्सटेम्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक्सटेम्पोर बोलते हैं, राइट? क्लियर टू ऑल? आई थिंक मैंने इंस्टा पे भी डाली थी एक बार ना स्टूडियो की वो, देखती हूँ, मैं डाली थी, मुझे याद है। पहले मैं लैपटॉप में कहना था तो मैं उसको आराम से मूव कर देती, वो वाला फिक्स्ड कैमरा है ना, तो वो मूव नहीं हो पाता है। बट मुझे याद है मैंने डाली तो थी यार एक बार ना, होगी वो पक्का। चलो, डाली थी ना? हाँ, हाँ, हाँ। उसमें मैंने दिखाया था ये ना, हाँ, डाल रखी है एक, हाँ, वहाँ देख लेना, ठीक है? हाँ, देख लेना। चलो, एक था रूही पिक्स के नाम से बेटा, RUHI रूही, PICS पिक्स, रूही पिक्स। प्रीवियस ईयर के पैसेज रीड करेंगे, बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा, प्रीवियस वाले ही कर लो आप लोग, ठीक है? फॉलो बैक करो मत, ठीक है, कर लूँगी। एलिजरी का मतलब बेटा कोई ऐसा पिक्चर जो आपको एक मोरलिस्टिक स्टोरी देता है ना? अगर यशी मैम, हाँ, बैंक पीओ वाले में देख लेना अक्षय, ठीक है? तो जो ऐसे इन्फरेंस वाले क्वेश्चन, रेशनल वाले, ये सब आपको वहाँ मिल जाएँगे, ठीक है? बिकॉज़ बैंकिंग में तो ये सब बहुत, बहुत ही कॉमन पैसेजेज़ में ये सब आता ही आता है। कोई बात नहीं राहुल, नो वरीज़। जी, हुँ। जय हिंद जी, तो सब लोग ख़्याल रखो, है ना? अच्छे से पढ़ाई करते रहो और मिलते हैं कल फिर से, कल पार्ट 2 में मिलते हैं ना? कल पार्ट 2 में मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइज़। हाँ, कोई बात नहीं सौरभ, वो मैं आप भेजोगे वो मैं कर लूँगी एक्सेप्ट, ठीक है? चलिए जी। तो सब लोग ख़्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद गाइज़। अगर क्लास अच्छी लगी हो, सब कुछ समझ में आया हो, तो अच्छी-सी रेटिंग दे देना, ठीक है? मुझे मोटिवेशन मिलता है आपकी ये रेटिंग से ना। कल 98% का टारगेट है, क्या बात है! मुझे लग रहा है यार कल पक्का हम लोग 100% लेकर आएँगे। लेकर आ सकते हैं यार, कोई बहुत मुश्किल काम थोड़ी ना है। है ना? हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे, एक बात बताओ, आपको समझाने के लिए तो, है ना? राइट? चलिए।
अच्छा, इंस्टिंक्ट का मतलब होता है कि पता है हर व्यक्ति का ना एक अपना इंस्टिंक्ट होता है, मतलब उसका एक हम बोलते हैं ना फितरत होती है, उसका एक तरीका होता है कि वो उस चीज़ को स्वभाव से करता है। तो इंस्टिंक्ट का मतलब होता है कि भाई एक हमारा जो टिपिकल बिहेवियर है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा टिपिकल बिहेवियर यूजुअली शांत है। शांत का मतलब मैं उतनी ज़्यादा ऐसे मतलब मैं शांत रहना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो वो मेरा एक बिहेवियर है। मैं कुछ समय के लिए थोड़ी-सी ऐसे लाइक रॉकिंग टाइप हो सकती हूँ, बट यूजुअली मैं फैमिली में थोड़ा-सा ऐसे शांत रहना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। जब आवश्यकता हो तभी लाइव बनो, अदरवाइज़ मतलब नॉर्मल। पहले मैं बहुत शाय थी। तो हमारा एक नेचर होता है, दैट इज़ कॉल्ड आवर इंस्टिंक्ट। ओके? तो हम सबका होता है ना, लाइक कोई आपके घर में बहुत चुलबुला टाइप ऑफ होगा, कोई बहुत ही लाइक लड़ाकू टाइप का होगा, तो ये हमारा इंस्टिंक्ट होता है, ठीक है? हाँ, और क्या? चलो, ठीक है, तो ख्याल रखिए, सबके लिए बाय, टेक केयर, लव यू सो मच। कल मिलते हैं।